Very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new video. In this lecture, I am going to start probability, and you already know what is probability and why it is important. So, according to me, it's very important topic, and this topic is very easy for those students which clearly understand the basic concept. अदरवाइज यदि आप कुछ लर्निंग करते हो तो प्रोबेबिलिटी बिकम्स मोस्ट डिफिकल्ट फॉर यू. सो प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या है? अंडरस्टैंडिंग है. यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग गुड, वेरी गुड, तो प्रोबेबिलिटी आपके लिए सबसे इजीएस्ट टॉपिक है. लेकिन आप यदि उसको अंडरस्टैंड नहीं करते हो, कॉन्सेप्ट को समझते नहीं हो, सिर्फ लर्निंग करते हो, तो प्रोबेबिलिटी सबसे टिपिकल टॉपिक बन जाएगा आपके लिए. सेकेंड मेन पॉइंट क्या होता है प्रोबेबिलिटीज के रिगार्डिंग में? यदि कोई का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, जस्ट इन 1 और 2 लाइंस का ही क्वेश्चन होता है प्रोबेबिलिटीज में. तो इसका क्या मीनिंग है कि या तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे प्रोबेबिलिटी में, या आपको 0 मार्क्स मिलेंगे. तो 1, 2, 3, 4 की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो प्रोबेबिलिटीज के केस में बहुत कम होती है कि आपको कुछ आंसर मिलेगा यदि आप अटेम्प्ट करोगे. क्यों? क्योंकि आपको अटेम्प्ट पता है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन इज विद इन 2 और 3 लाइन. यदि आपको अटेम्प्टेशन नहीं पता करना क्या है तो आप स्टार्टिंग में नहीं कर पाओगे, तो इट मींस क्या है? यू गेट 0 मार्क्स. सो दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग, एंड दिस टॉपिक स्टार्ट्स फ्रॉम द क्लास 8 एंड इट गोज टू हायर क्लासेस. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ स्कूल लेवल की बात कर रहे हैं, तो क्लास 8 से क्या होती है? प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होती है, और क्लास 12 तक भी प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगी. क्लास 9th में भी प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है, क्लास 10th में भी है, क्लास 11th में भी और क्लास 12th में भी. तो यदि आप लर्निंग कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो इन क्लास 8, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपकी स्टार्टिंग होगी. आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्या करना है? क्लियर करना है. सो बट दिस टॉपिक इज फॉर द क्लास 9th, 10th, 11th, 12th फॉर ऑल, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टार्टिंग करूंगा और धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज करता जाऊंगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करते हुए, सो दैट एवरीवन गेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द प्रोबेबिलिटी. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी है क्या चीज. तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से पहले भी मैं प्रोबेबिलिटी का मीनिंग डिफाइन करना चाहूंगा कि प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी, सो एक वर्ड आता है प्रोबेबिलिटी. सो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि पॉसिबिलिटीज. मैं यहां लिख भी देता हूं, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? मीन्स पॉसिबिलिटीज. तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली एंड वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपको लर्न नहीं करना, क्रैमिंग नहीं करनी, आपको जस्ट अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है. यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो प्रोबेबिलिटी आपके लिए इजीएस्ट बन जाएगा. तो हर टर्म को ट्राई करिए, अंडरस्टैंड करिए, रियलाइज करिए कि एक्चुअली क्या हो रहा है, तो आपको प्रोबेबिलिटी बहुत ईजी लगेगी. यहाँ पे वर्ड में बात कर रहा था प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या है? पॉसिबिलिटीज. तो आपको किसी चीज की पॉसिबिलिटीज पता नहीं है, और पॉसिबिलिटीज को हम एक न्यूमेरिक टर्म असाइन करेंगे. इस पॉसिबिलिटीज को हमने क्या करना है? एक न्यूमेरिक टर्म अप्लाई करनी है. न्यूमेरिक टर्म जिसको मैं कहता हूं रेशो. की पॉसिबिलिटीज को आपको एक न्यूमेरिक टर्म से रिलेट करना है, और वो न्यूमेरिक टर्म क्या है? रेशो. तो वो क्या बन जाएगी? एक मैथमेटिकल टर्म बन जाएगी जिसको हम क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी. सो यहाँ पे आप पॉसिबिलिटीज के लिए हम बेसिक्स एग्जांपल की बात करता हूँ, रेनिंग की बात करते हैं. इट्स रेनिंग टुडे. आज बारिश होगी, तो मैं रेनिंग की बात कर रहा हूँ. क्या आज बारिश होगी या नहीं होगी? इसकी 2 पॉसिबिलिटीज है कि मैं वेदर को चेक करता हूँ और एनवायरनमेंट को चेक करने के बाद अपना ओपिनियन देता हूँ कि यस बारिश होगी, लेकिन मेरा ओपिनियन गलत भी हो सकता है कि बारिश ना भी हो,
क्योंकि मुझे नहीं पता कि एक्चुअली कि मौसम के अकॉर्डिंग बारिश होगी या नहीं होगी। तो आपके पास बारिश होने की क्या पॉसिबिलिटीज है? दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो बारिश होगी या नहीं होगी। तो अब इसी को आपको न्यूमेरिक टर्म से रिलेट करना हो तो वो क्या बन जाएगी? प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने डिफाइन किया कि प्रोबेबिलिटी है क्या? एक्चुअली रेशो है। किस चीज का रेशो है उस चीज को समझना है हमें कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हमारे पास है और हमारे को हम किस पॉसिबिलिटीज के फेवर में हैं। जैसे मुझे गर्मी लग रही है तो मेरा मतलब क्या है, मैं किसके फेवर में हूँ? मैं कहूँगा बारिश हो, क्योंकि बारिश होगी तो टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर ही कम होने से क्या होगा? गर्मी से क्या मुझे मिले? राहत मिलेगी। इट मीन्स क्या है, मैं किसके फेवर में हूँ? बारिश होने के। तो आप अपना फेवर देखिए कि आप किसके फेवर में है। तो आप अपने नंबर ऑफ जो केसेस है, पॉसिबल केसेस है ऑफ फेवर, वो आप फाइंड आउट करिए। इसमें मेरे नंबर ऑफ फेवर केस क्या है? नंबर्स ऑफ फेवरेबल केसेस, कि आपके नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या है? बारिश होना आपका एक ही केस है, क्योंकि यहाँ पे दो ही टोटल केस बनते थे, केस 1 एंड केस 2। केस 1 इज व्हाट? बारिश होगी। केस 2 इज व्हाट? बारिश नहीं होगी। तो मैं तो बारिश के फेवर में हूं, तो मेरे पास कितने केस बने? मेरी कितनी पॉसिबिलिटीज है? एक ही पॉसिबिलिटीज है। डिवाइड टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो मेरे फेवरेबल केसेस कितने थे? 1 थे। और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए? 2। जो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू द नंबर ऑफ टोटल केसेस इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी एक न्यूमेरिक टर्म हो गई, जो एक बेसिकली रेशियो है। किस किस का रेशियो है? जो आपकी फेवरेबल पॉसिबिलिटीज है डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज, तो उसको क्या कहते हैं हम? प्रोबेबिलिटी। आई होप आपको इसका मीनिंग समझ आया होगा। अभी हम धीरे धीरे इसको और बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे, सो प्लीज मेक अ नोट फास्ट। अभी एक एग्जांपल और लेता हूँ। सपोज करिए आप 10th क्लास में हैं, तो आफ्टर 10th क्लास आपको क्या करना है? यू हैव टू डू एडमिशन इन क्लास 11th। तो आप समझिए अब आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको अपने ऑल पॉसिबिलिटीज, ऑल ऑप्शन को देखना है कि आपके पास कितने ऑप्शन हैं। ध्यान दीजिए, जब आप 10th क्लास को पास करोगे तो आपके पास कितने ऑप्शंस है और किसके लिए? स्कूल में एडमिशन्स के लिए, क्लास 11th के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस है। 3 कह सकते हो, इसको 4 कह सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ, यदि आपने 10th क्लास क्लियर की है तो आपके पास स्कूल वाले कहेंगे बताइए बच्चे आप किसके फेवर में हैं, मतलब कौन सी स्ट्रीम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इन क्लास 10th के बाद आपके पास मेनली 4 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जो हम मेनली डिफाइन करते हैं। आप कहोगे या तो आपके पास ऑप्शन कौन कौन से अवेलेबल हैं? फर्स्ट ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास आर्ट्स। आप कहोगे सर आई एम इंटरेस्टेड इन टू टेक एडमिशन इन आर्ट्स। सेकेंड ऑप्शन भी अवेलेबल है आपके पास, ऑप्शन इज व्हाट? कॉमर्स। थर्ड ऑप्शन भी है, थर्ड ऑप्शन इज व्हाट? नॉन मेडिकल। एंड फोर्थ ऑप्शन इज व्हाट? मेडिकल। तो जब आप क्लास 10 पास करते हो तो जो आपके टीचर्स हैं वो आपसे पूछते हैं बताओ बेटे आप किस क्लास में एडमिशन किस स्ट्रीम में एडमिशन लेने के इंटरेस्टेड हो। तो जब आप जाते हो तो आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज, मतलब कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं? तो आप कहोगे आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल है।
अब आपके पास फेवरेबल ऑप्शन तो आपको पता चल गया कि कितने आपके टोटल ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन अब आपके फेवरेबल आउटकम्स की बात करता हूं, मतलब फेवरेबल ऑप्शन की बात करता हूं। ये क्या चीज है आपके पास? दिस वन इज टोटल ऑप्शन, टोटल अवेलेबल ऑप्शन। तो ये तो आपके पास अवेलेबल ऑप्शन है कि आपके पास 4 टोटल पॉसिबिलिटीज है, लेकिन आप किसके फेवर में हो? तो आप तो किसी एक स्ट्रीम में एडमिशन ले सकते हो। इसका मतलब आपके फेवरेबल आउट केसेस क्या है? फेवरेबल पॉसिबिलिटीज। अब आपको पता है कि आप एडमिशन तो ओनली वन स्ट्रीम में ले सकते हो। इनमें से आपको क्या सिलेक्ट करना है? एक ही सिलेक्ट करना है, चाहे आप आर्ट्स सिलेक्ट करिए, कॉमर्स, नॉन मेडिकल या मेडिकल, लेकिन करना क्या है? आपको एक ही सिलेक्ट करना है। तो आपके पास फेवरेबल ऑप्शन, पॉसिबिलिटीज कहो या इसको ऑप्शन कहो, तो आपके पास पॉसिबिलिटीज या ऑप्शन कितने अवेलेबल है? ओनली वन अवेलेबल है, जबकि टोटल अवेलेबल ऑप्शन कितने हैं आपके पास? 4। आई होप आपको समझ आया होगा कि आपके पास फेवरेबल ऑप्शन तो कितने हैं? 1 है, क्योंकि आप इनमें से एक ही सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपके पास अवेलेबल कितने हैं? टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? वो 4 पॉसिबिलिटीज है। तो आपकी सिलेक्शन की इन क्लास 11th में उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये मैं इसको लिखना चाहूँ। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है किसकी? सेलेक्ट द स्ट्रीम, कि आप कौन सी स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हो। आपको बताया अभी कि प्रोबेबिलिटी क्या है? जस्ट अ रेशियो होता है। किस किस का रेशियो होता है? कि आपके फेवरेबल ऑप्शन कितने हैं टू द टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन अवेलेबल कितने हैं। तो आपको पता है कि फेवरेबल ऑप्शन, तो हम बात करते हैं फेवरेबल ऑप्शन की, डिवाइड में व्हाट? टोटल ऑप्शन, कि आपके पास टोटल ऑप्शन कितने अवेलेबल है। इट्स सिंपल डेफिनेशन, इट्स अ रेशियो ऑफ फेवरेबल ऑप्शन टू द टोटल नंबर ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल। सो इट्स वेरी बेसिक डेफिनेशन रिगार्डिंग द प्रोबेबिलिटी। अब आपको पता है फेवरेबल ऑप्शन आपके कितने हैं? ओनली 1 है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन कितने अवेलेबल है आपके पास? 4। इसका मतलब आपको एक न्यूमेरिक टर्म मिल गई। क्या न्यूमेरिक टर्म है? 1/4। तो 1/4 क्या है? आपकी प्रोबेबिलिटी है। तो ये 1/4 क्या आ गया? आपका आंसर आ गया, प्रोबेबिलिटी। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। सो ट्राई टू डू अंडरस्टैंड दिस concept that after it becomes very very easy. So please make a note. अब हम बात करते हैं कुछ जनरलाइज और इम्पोर्टेंट टर्म्स। हम बेसिक एग्जांपल लेंगे जिससे आपको हर बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द प्रोबेबिलिटी विल क्लियर हो जाएगा। क्या एग्जांपल है समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी कहाँ पे अप्लाई की जाती है। सबसे पहला केस ये है कि वेयर यू अप्लाई प्रोबेबिलिटी, वेयर you did apply probability, कि आप प्रोबेबिलिटी को कहां पर अप्लाई करने जा रहे हो, कहां पे अप्लाई करोगे। तो इसका आंसर क्या दोगे? आंसर इज टू मेजर। आप मेजर करने के लिए दोगे इसको, तो मेजरिंग अनसर्टेनिटी, या वेयर यू विल फाउंड डाउट। तो प्रोबेबिलिटी कहां पे जनरली अप्लाई होती है? वहां पर अप्लाई होती है जहां पे आपको अनसर्टेनिटी मिलती है। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? आप डाउट में रहते हैं कि क्या होगा। इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक ऑप्शन नहीं होता, आपके पास सिलेक्शन करने के लिए माइंड में बहुत सारे डाउट हो जाते हैं। डाउट क्या हो जाते हैं? जब आप जैसे फॉर एग्जांपल आप एक पेन को परचेज करने मार्केट में जाते हो, तो मार्केट में जब जाते हो शॉपकीपर से पेन कहते हो, तो वो पेन आपको बहुत सारे दिखा देता है, तो आपके पास डाउट आ जाता है कि कौन सा पेन लूं।
इट मीन जब आपके पास डाउट हो जाता है, आपके पास अनसर्टेनिटी होती है, आप पता नहीं लगा पाते कि आपके कितने ऑप्शन अवेलेबल है, कौन सी चूज की जाए, तो उन केसेस में क्या करते हो, आप अप्लाई करते हो प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी का मेन पर्पस क्या है, वहां पर है टू मेजर द अनसर्टेनिटी। जहां पे भी आपको अनसर्टेनिटी केस नजर आए वहां पर ही क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने बारिश का एग्जांपल दिया, वेदर फोरकास्टिंग वाले जो डिपार्टमेंट है, साइंटिस्ट है, वो किस पे बेस्ड काम करते हैं, प्रोबेबिलिटी पे। क्यों? क्योंकि वो चेक करते हैं कि बारिश होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी। मीन्स वो डाउट में रहते हैं कि बारिश हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, उसके लिए वो फिर अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसके बेस पे ये बताते हैं कि बारिश होगी या नहीं होगी। तो प्रोबेबिलिटी कहाँ पे रिलेट करती है, अनसर्टेनिटी के केस में रिलेट करती है। तो जहां पे अनसर्टेनिटी ना हो तो क्या वहां पे प्रोबेबिलिटी नहीं होती, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी यदि है तो उसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगी, अब वो चीज समझनी है हमें। अभी हमने बात किसकी की, अनसर्टेनिटी की। अब मैं दो चीज की और बात करता हूं। एक बात करते हैं इम्पॉसिबिलिटीज की, और एक बात करते हैं हम सर्टेन की। सर्टेन को ही हमने क्या कहा, श्योर का। श्योर का मतलब 100% श्योर, कि जब आप मार्केट में जाते हो और आपने कहा कि मुझे इरेजर लेनी है और इरेजर सिर्फ नटराज की ही लेनी है, तो आपके माइंड में प्री डिफाइंड है कि मैं दुकानदार से पास जाऊंगी और यहाँ जाऊंगा और क्या कहूंगा कि सर मुझे एक इरेजर दे दीजिए नटराज कंपनी की, तो वो डेफिनेटली आपको नटराज कंपनी की एक इरेजर दे देगा। वैसे तो कंपनी बहुत सारी है, लेकिन आप श्योर थे कि आपको नटराज की ही लेनी है। इट मीन्स क्या है, आप सर्टेन हो, आप श्योर हो, आपके पास 100%, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो कोई भी डाउट नहीं है, तो वो चीज क्या होती है, आपकी सर्टेन होती है, उसको क्या कहते हैं, हम श्योर कहते हैं। फिर अब किसकी बात कर रहे हैं हम, इम्पॉसिबिलिटीज की। तो जब आप कुछ ऐसा इवेंट सोच रहे हो वो पॉसिबल ही नहीं है, उसको क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल। कुछ ऐसा इवेंट सोच रहे हो जो पॉसिबल ही नहीं है, वो दैट इज इम्पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टेशनरी शॉप पे जाते हो, आप स्टेशनरी शॉप पे जा रहे हो और आप शॉपकीपर से कहते हो सर मुझे एक रेडमी का फोन दिखाइए। आप कहोगे रेडमी का फोन, शॉपकीपर आपकी साइड देखेगा, क्या कह रहे हो कि शॉप किस चीज की, स्टेशनरी आइटम की है, आप फोन मांग रहे हो फोन, क्या फोन अवेलेबल है स्टेशनरी शॉप पे, नहीं अवेलेबल है, तो ये चीज हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। वो केसेस क्या है, इम्पॉसिबिलिटीज है। इसका मतलब जब आप ऐसी चीज सोच रहे हो जो चीज पॉसिबल ही नहीं है, तो उस इवेंट्स को क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल। तो इसका मतलब हम प्रोबेबिलिटीज को जब रिलेट करेंगे, डिफाइन करेंगे, रिलेशन डिफाइन करने की ट्राई करेंगे, तो यहाँ पे 3 केसेस मिलेंगे आपको। फर्स्ट केसेस क्या मिलेगा, इम्पॉसिबिलिटीज। दूसरा केस मिलेगा आपको अनसर्टेनिटी, और तीसरा केस मिलेगा आपको सर्टेन। अब हमें इन तीनों चीज के बारे में पढ़ना है कि भाई यदि आपके पास कोई सर्टेन केस है, श्योरिटी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। यदि कोई आपके पास इम्पॉसिबल इवेंट्स है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। यदि कोई आपके पास अनसर्टेन केस है जिसमें डाउट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अब आपको इन 3 केसेस की प्रोबेबिलिटीज डिफाइन करनी है। आई होप आपको तीनों का मीनिंग क्लियर होगा। इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होते हैं, सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट्स क्या होते हैं, और अनसर्टेन इवेंट्स क्या होते हैं। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ प्लीज मेक अ नोट, लुक एट द बोर्ड। मैंने यहाँ 2 डेफिनेशन लिखी है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक डेफिनेशन है ट्रायल और एक डेफिनेशन है इवेंट। सो प्लीज रीड द डेफिनेशन ऑफ ट्रायल। कि ट्रायल इज एन एक्शन विच रिजल्ट्स इन 1 or more आउटकम्स। सो ट्रायल क्या चीज है, ट्रायल जस्ट कह सकते हो एक एक्सपेरिमेंट है, आप कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो, वो क्या होता है, ट्रायल है। अब जब एक्सपेरिमेंट क्या है, एक ऐसा एक्शन है जिसका रिजल्ट क्या हो सकता है, 1 or more पॉसिबिलिटीज हो सकती है। क्या पॉसिबिलिटीज, फॉर एग्जाम्पल आप अपना एग्जाम देने जा रहे हो 10th क्लास का,
तो आप अपना एक्सपेरिमेंट करना जा रहे हो, आपके माइंड में मैं 100 में से 100 स्कोर करूंगा, तो आपके माइंड में है आप क्या करने एक्सपेरिमेंट करना जा रहे हो। अब एक्सपेरिमेंट तो पेपर बताएगा ना कि पेपर इजी है, हार्ड है, कैसा है। यदि हार्ड होगा तो क्या 100 से आउट ऑफ 100 ले सकते हो? नहीं ले पाओगे। तो क्या करना है कि जब आपने एक्सपेरिमेंट किया तो उसके क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकते हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जब आप पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो हो सकता है पेपर बहुत ही इजी आ जाए, क्या हो सकता है पेपर हाफ इजी और हाफ टफ हो, क्या हो सकता है पेपर में सारे ही क्वेश्चन क्या हो, टफ हो। इसका मतलब क्या, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती है जब आप कोई क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक्सपेरिमेंट का आप एक दूसरा और एग्जाम्पल लेते हैं, और भी अच्छा एग्जाम्पल लेता हूं। जब आप एक डाइस होती है जिसको आप क्या कह देते हो, बीटा कह देते हो, जिसपे आपका नंबरिंग लिखी होती है 1 2 3 4 5 6 लिखी होती है। जब आप गेम खेलते हो, लूडो गेम खेलते हो, जब उस डाइस को आप थ्रो करते हो तो सभी का मन करता है कि मेरे पास 6 आ जाए, 6 आ जाए। लेकिन क्या पॉसिबिलिटीज है कि 6 आ जाए? यस, पॉसिबिलिटीज है, लेकिन इसके अलावा भी पॉसिबिलिटीज है कि 1 भी मिल सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, जब आपने एक ट्रायल किया, एक डाइस को थ्रो करा, तो आपके पास क्या है, 1 और मोर आउटकम्स आ सकते हैं। तो यही डेफिनेशन कहती है जब कोई आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो उस केस में 1 या मोर देन 1 आउटकम्स आपके आ सकते हैं। तो वो चीज क्या है, आपका एक ट्रायल है। तो ट्रायल कहिए या इसको एक एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा कि ट्रायल या एक्सपेरिमेंट क्या है। जो आप वर्क करने जा रहे हो, जो एक्शन परफॉर्म करने जा रहे हो, वो चीज क्या है, आपका ट्रायल है। सो सेकंड टर्म देखिए क्या है, इवेंट is the collection of some outcomes of the experiment। इसका मतलब जो आपने एक्सपेरिमेंट किया, ट्रायल किया, आपने ट्रायल किया। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, उसी को ट्रायल किसका ले लेते हैं, एग्जांपल मैंने ट्रायल का ले लेता हूं, डाइस का। ट्रायल का एग्जांपल किसके लिए, डाइस का। अब डाइस का एग्जांपल में आपको पता है 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो डेफिनेशन ये कहती थी कि रिजल्ट क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है या मोर देन 1। अब यहाँ पे कितने हो गए, 6 हो गए। फिर इवेंट देखिए, इवेंट क्या है, इवेंट वो है जिसके आप फेवर में हो। आप किसके फेवर में हो, 6 के फेवर में, क्योंकि 6 फेवर आएगा तो आप क्या जल्दी जल्दी गेम को पार कर पाओगे, विनर बन पाओगे। तो आपका क्या है, वो कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। इस इन आउटकम में से जो आपके आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स है उसको क्या कहते हो, इवेंट। तो यहाँ पे आपका इवेंट क्या है, क्या चाहते हो आप, गेटिंग चाहते हो, गेटिंग अ नंबर 6। तो आप नंबर चाहते हो नंबर 6। तो 6 क्या है, ये सम का मतलब जरूरी नहीं है 6 हो। आप कहोगे यार 6 नहीं आए तो 5 आ जाए, लेकिन नंबर ज्यादा है ताकि स्टेप क्या हो, ज्यादा उसके। तो मैंने यहाँ पे 6 लिया है। कई स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, यार 6 नहीं भी आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 भी आ सकता है, 5 भी आ जाएगा वो भी गुड है, 5 या 6। कोई स्टूडेंट्स कहेंगे यार 5 6 नहीं 4 आ जाए, लेकिन 1 2 3 मत आए, क्योंकि 1 2 3 में तो एक एक स्टेप चलना पड़ेगा। तो कोई स्टूडेंट्स कह देंगे कि 4 भी आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, ये गुड है। इसका मतलब ये है क्या चीज, देखो यार 6 ये भी इनमें से एक आउटकम्स है, 5 और 6 ये भी इनमें से एक आउटकम, 2 आउटकम्स है, 4 5 6 ये भी इसके आउटकम्स है। इसलिए यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया गया है, सम आउटकम। सम आउटकम्स का मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, एंड सो ऑन, कितने भी हो सकते हैं। लेकिन होंगे किसमें से, आपके जो एक्सपेरिमेंट ट्रायल है उसके कुछ इवेंट्स, उसके कुछ केसेस, वो क्या होंगे, आपके इवेंट्स होंगे। तो यहाँ पे आपका इवेंट था गेटिंग 6, तो आपका यहाँ पे कितने केस बने, 6, एक ही केस बना। क्या मैं कहता हूँ गेटिंग 5 और 6, यहाँ पे आपके 2 केसेस बन गए। गेटिंग कहता हूँ 4 5 6, तो यहाँ पे आपके 3 4 5 6 3 केसेस बन गए। तो ये क्या हो गए, सम हो गए। तो ये डेफिनेशन किसकी बन गई, इवेंट्स की। आई होप आपको समझ आया होगा कि ट्रायल या एक्सपेरिमेंट क्या होता है और इवेंट क्या होता है। इवेंट जब भी वर्ड आ जाए तो आप फेवरेबल की बात करोगे, और एक्सपेरिमेंट का मतलब आप जनरलाइज केस निकालोगे कि कितने पॉसिबल आउटकम्स या पॉसिबिलिटीज हो सकती है उस एक्शन की, उसका रिजल्ट से आपको क्या क्या चीज नहीं मिल सकती।
सो आई होप आपको चीज समझ आई होगी। समझ आई है तो प्लीज मेक अ नोट। चलिए अब हम कुछ बेसिक और टर्म्स की बात करते हैं। अब बात करते हैं रैंडम। आपकी डेफिनेशंस में, आपके क्वेश्चंस में एक वर्ड यूज होता है रैंडम। आप उसको समझिएगा कि रैंडम क्या होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट रैंडम। रैंडम का मतलब होता है नॉट डिफाइंड द पर्टिकुलर थिंग। मतलब जब आपको पर्टिकुलर थिंग डिफाइन नहीं होती और आपको कोई चीज इवेंट को फाइंड आउट करना है तो वो क्या चीज बन जाती है, रैंडम बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप एक डाइस को थ्रो करते हो, मैं एग्जाम्पल डाइस का ही लेता हूं। आप डाइस को जब थ्रो करते हो तो आपको आउटकम्स मिलते हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये श्योरिटी नहीं होती कि आपको 1 मिलेगा या 2 मिलेगा। जब आपको डाइस को थ्रो करते हो तो जब वो डाई रुकती है तो ही आपको दिखता है कि क्या नंबर आया है, लेकिन इससे पहले आप ये श्योर नहीं होते कि आपके पास 1 आएगा या 2 है। कुछ भी आ सकता है, इट मींस रैंडमली आ सकता है। तो जब डाइस को थ्रो करते हो तो रैंडमली मतलब 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। ये नेचर क्या होता है, रैंडम होता है, जिसको पर्टिकुलर थिंग डिफाइन नहीं होती कि कौन सा इवेंट होगा। इट मींस जो चीज, जिसका आउटकम, जिसकी पॉसिबिलिटी, जो रिजल्ट है वो अनडिफाइंड हो, आप पहले से पर्टिकुलर डिफाइन ना कर पाओ, तो वो चीज क्या होती है, रैंडम होती है, जिसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, दैट इज रैंडम। अब हम सेकंड टर्म की बात करते हैं, फेयर। आप इसका मीनिंग समझिएगा कि फेयर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस में आपके साथ फेयर वर्ड अटैच होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कई क्वेश्चनों में ये लिखा होगा फेयर कॉइन, या कुछ क्वेश्चन में लिखा होगा फेयर डाइस। तो ये बार-बार फेयर वर्ड क्यों आ रहा है, क्या मतलब होता है फेयर का। जैसे आपके नेचर की बात करता हूं, आपका नेचर फेयर है। फेयर का मतलब क्या है, आपका नेचर बिल्कुल करेक्ट है, आप किसी से कोई चीटिंग, कोई फ्रॉड नहीं करते हो, तो आपका नेचर क्या है, फेयर है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कई फॉर एग्जांपल यदि क्लास में टेस्ट लिया जाए तो कुछ स्टूडेंट्स पर्टिकुलर डिफाइंड होते हैं कि ये चीटिंग करेगा ही करेगा, तो वो फेयर नहीं है। तो टीचर की नजरें क्या होती है, उन्हीं स्टूडेंट्स पे होती है, उन्हीं को देखते रहते हैं कि ये स्टूडेंट्स क्या है, ये चीटिंग करेगा ही करेगा, तो वो क्या है, नॉट अ फेयर। लेकिन जो गुड स्टूडेंट्स होते हैं उन स्टूडेंट्स पे कभी टीचर नजर नहीं रखता, उन्हें सिर्फ टेस्ट देते हैं और वो अपने कर देते हैं, उन पे बार बार देखने की जरूरत नहीं होती। क्यों, क्योंकि टीचर्स को पता है वो क्या है, फेयर है। तो हम यहाँ फेयर वर्ड कैसे रिलेट करेंगे कॉइन्स के साथ और डाइस के साथ। तो जब आप कॉइन्स की बात करते हैं, जब आपके पास एक कॉइन है, आप कॉइन को थ्रो करिए और आप देखिए कि क्या आएगा। अब पहले से पता ना लगा पाओ कि हेड आएगा या टेल आएगा, तो वो चीज क्या है, फेयर है। कैसे है, यदि कॉइन बिल्कुल दोनों साइड से क्या हो, प्लेन हो, दोनों साइड से प्लेन होना चाहिए। ये नहीं कि एक साइड से क्या हो, प्लेन हो, और एक साइड से थोड़ा ऊपर की साइड क्या हो, उसकी शेप चेंज हो गई हो। तो क्या हो सकता है, जहां से ऊपर से शेप चेंज हुई हो, नेचुरल बात है दूसरा फेस आएगा। तो जब आपका कॉइन बिल्कुल फेयर है, बिल्कुल साफ है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, जब कोई गड़बड़ी नहीं है कॉइन्स में, तो उस पे हेड या टेल के चांसेस क्या है, फेयर है। तो जितने नंबर ऑफ टाइम्स वो हेड आ सकता है उतने ही टाइम्स क्या आ सकता है, वो टेल भी आ सकता है। तो आप श्योरिटी नहीं हो सकते, तो आप देखते रहते हो कि क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा। लेकिन यदि आपने गड़बड़ी कर रखी हो कॉइन में, तो कॉइन में गड़बड़ी कर सकते हो, थोड़ा कॉइन को दबा के थोड़ा इस टाइप से करोगे कि आपका नेचुरली क्या है, कॉइन्स दूसरा ही है, तो वो फेयर नहीं है। यदि आपने कॉइन के साथ कोई फ्रॉड नहीं किया है तो कॉइन क्या है, फेयर है। तो उस पे हेड और टेल क्या आ सकते हैं, दोनों ही आ सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हेड ज्यादा बार आएगा या टेल ज्यादा बार आएगा। तो हेड और टेल दोनों की बराबर की प्रोबेबिलिटी होती है, तो उसको क्या कहेंगे, फेयर। ऐसे ही डाइस, डाइस की आपकी नई डाइस है, सारे फेस क्या है, प्लेन है, कोई फेस कहीं से टूटा नहीं हुआ, तो वो क्या है, फेयर है। जब भी डाइस को थ्रो करते हो तो आपका रैंडमली वर्ड आता है, 1 2 3 4 5 6 में कोई भी नंबर आ सकता है, तो कोई पर्टिकुलर श्योर नहीं है कि डाइस को थ्रो करते हो तो 2 ही ज्यादा आता है, ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है। यस, इसी टाइप से जब आपने कोई डाइस पे कोई फ्रॉड नहीं करा, कोई चीटिंग नहीं करी, कहीं से डाइस को तोड़ के या अनबैलेंस नहीं करा,
तो जब तक डाइस अनबैलेंस नहीं है कहीं से, तब तक डाइस पे जो नंबर ऑफ चांसेस है 1 2 3 4 5 6 आने के, वो सभी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो वो क्या है, फेयर डाइस है। तो जब किसी इवेंट्स के आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सभी की सेम होती है, तो उसको क्या कहते हो, फेयर। तो इसलिए इसमें याद रखिए कि फेयर पॉइंट्स और फेयर डाइस का मतलब क्या होता है। अब इसी चीज को हम जब रिलेट करते हैं, एक वर्ड और आ जाता है जिसको हम कहते हैं बाइस और अनबाइस। आप इन दोनों वर्ड को भी समझिए, बाइस और अनबाइस सेम यही चीज होती है, बाइस और अनबाइस। अनबाइस का मतलब होता है फेयर, अनबाइस का मतलब क्या है, फेयर। कि जिस इवेंट की आपको पहले से प्रोबेबिलिटी ना पता हो कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, जैसे कॉइन था, कॉइन पे हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, लेकिन मेरी कॉइन को मैं कुछ इस टाइप से फ्रॉड कर दूं, थोड़ा चेंज कर दूं, तो जिस जैसे ही मैं वो कॉइन को थ्रो करता हूं तो हेड ही आएगा हमेशा, तो वो क्या है, मेरा बाइस्ड है। तो जब तक आपने कॉइन में कोई चीटिंग, कोई फ्रॉड नहीं करा, तो वो अनबाइस्ड है, जिसकी प्रोबेबिलिटी आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। मैं यहां लिख सकता हूं, whose probability cannot be predict फर्स्टली, कि जिसकी प्रोबेबिलिटी पहले से ही आप प्रेडिक्ट पता नहीं लगा सकते, वो क्या चीज है, अनबाइज्ड है। और जिसकी प्रोबेबिलिटी आप पहले से पता लगा सकते हो, जैसे आपने कॉइन में चेंज कर दिया, आपको पता है कि हेड ही आएगा, चाहे कैसे मर्जी थ्रो कर लो, तो व्हाट इज दिस, बाइज्ड। इसमें क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटीज आपको डिफाइंड होती है, इसकी डिफाइंड प्रोबेबिलिटी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पहले से ही डिफाइंड होती है कि आपके पास यही प्रोबेबिलिटी आएगी, चाहे आप कॉइन को कैसे मर्जी थ्रो करो, आपके पास हेड ही आएगा। तो वो कौन सी केसेस हो गए, बाइज्ड केस। जब अनबाइज्ड की बात करते हैं तो क्या मतलब है कि जिसकी प्रोबेबिलिटीज पहले से प्रेडिक्ट नहीं हो सकती, इट मींस वो फेयर है, तो हम पता नहीं लगा सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा, वो क्या है आपका अनबाइज्ड। आई होप आपको ये तीनों टर्म्स क्लियर हुई होगी, रैंडम, फेयर या अनफेयर, या बाइज्ड या अनबाइज्ड। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, सो प्लीज मेक अ नोट। अब देखिए हम केसेस लिख देते हैं और प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब हम प्रोबेबिलिटीज की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज की। अभी तक आपने प्रोबेबिलिटीज के लिए जो केस देखे वो 3 टाइप के केस बताए थे आपको मैंने। एक केसेस क्या बताया था, अनसर्टेन। सेकेंड केस क्या बताया था, श्योर। श्योर का दूसरा नाम क्या था, सर्टेन केसेस। और थर्ड वन इज व्हाट, impossible। So these are the impossible events, these are uncertain events, और this is sure या certain events। अब हम इसी के बेस पे इसकी प्रोबेबिलिटीज को डिफाइन करेंगे, और मैं टेकिंग एन एग्जांपल, आपको वन बाय एग्जांपल के से पता चलेगा कि क्या रिजल्ट आएगा, और इससे प्रोबेबिलिटी हमें हमेशा याद रहेगी। क्या क्वेश्चन है, सपोज करते हैं मैं क्वेश्चन लेता हूं, आपको क्वेश्चन रीड करना है। अ डाइस इज थ्रोन, तो एक डाइस को थ्रो किया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a number 8। आप क्वेश्चन को रीड करिए, समझिए ध्यान से क्या क्वेश्चन कहा है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक डाइस को थ्रो किया गया है, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑफ गेटिंग अ नंबर 8। तो 8 नंबर आ जाए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये आपको डिटरमाइन करनी है। अब कैसे डिटरमाइन करेंगे उसको देखिए। सबसे पहले कोई भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन क्यों ना है, आपको 3 केसेस करने हैं।
पहला केस, ध्यान रखिए 3 स्टेप में आपको प्रोबेबिलिटीज का क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो मैं लिखने जा रहा हूँ, आप प्लीज मेक अ नोट। सबसे पहले आप स्टेटमेंट को रीड कर लीजिए अच्छी तरह। एक डाइस को थ्रो किया गया है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, ऑफ गेटिंग अ नंबर 8। तो सबसे पहले इसको एक बार नोट करिए और टेक अ स्क्रीनशॉट, क्योंकि इसको रब करने के बाद मैं आपको स्टेप बताऊंगा कि आपको स्टेप कैसे 3 स्टेप परफॉर्म करने हैं। सो प्लीज मेक अ नोट। तो अब ध्यान दीजिए, स्टेप 1 मैं लिखने जा रहा हूं। स्टेप 1, जब भी आपके पास क्वेश्चन प्रोबेबिलिटीज का आ रहा है, सबसे पहला स्टेप होता है आपको टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स का मतलब होता है टोटल पॉसिबिलिटीज लिखनी है। तो मैं स्टेप 1 लिख देता हूं, टोटल पॉसिबिलिटीज। अब पॉसिबिलिटीज को दूसरे नाम से किससे बुला सकते हो, आउटकम्स। आउटकम्स का मतलब होता है केसेस, कि क्या क्या केसेस आ सकते हैं। अब आपको पता था क्या क्वेश्चन था, एक डाइस को थ्रो किया गया है और डाइस पे क्या क्या होते हैं, नंबरिंग होती है 1 to 6। तो क्या क्या आ सकता है तो आप लिख सकते हो। और लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस बनानी होती है। कर्ली ब्रेसेस एक सेट को डिनोट करते हैं और जो हमारे केसेस होते हैं उनको उसके अंदर लिखना होता है विद कॉमा सेपरेट करके। तो कर्ली ब्रेसेस का यूज करना होता है। क्या क्या इवेंट आ सकते हैं हमारे, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। इसका मतलब हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने आ गए, 6 आ गए। तो आपको स्टेप में अकॉर्डिंग ऐसे लिखना है एग्जाम में भी, इट्स वेरी इजी, कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं आपके, 6 है। कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। पहला स्टेप। स्टेप 2, स्टेप 2 है आपको फेवरेबल आउटकम्स पता लगाने। फेवरेबल का मतलब क्या है, आपको जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो क्या बन जाता है आपका, फेवरेबल आउटकम्स। तो दूसरा स्टेप है आपका फेवरेबल आउटकम्स। तो अब आपको फेवरेबल आउटकम्स या फेवरेबल पॉसिबिलिटीज देखनी है। फेवरेबल पॉसिबिलिटीज या आउटकम्स। आपको क्या नंबर था, 8। अब ध्यान से देखिए, 8 आपके एक्सपेरिमेंट में है, 1 2 3 4 5 6, 8 तो एक्सपेरिमेंट में है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, क्या आपके पास कोई एलिमेंट मिला, नहीं। तो जब आपके पास कोई एलिमेंट नहीं बन रहा तो आप इसके अंदर कोई भी एलिमेंट फिल नहीं करोगे। इसका मतलब क्या है, कोई भी केसेस नहीं आया, कोई भी केसेस नहीं है, तो आपके पास क्या है, 0 है। आई होप आपको समझ आएगा, क्योंकि आपको फेवरेबल आउटकम्स क्या था, आपका क्वेश्चन था फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग 8, लेकिन 8 तो इन नंबर में ही प्रेजेंट नहीं है। तो जो फेवरेबल आउटकम्स होते हैं वो आते कहां से हैं, वो टोटल आउटकम में से ही होता है। जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कहां से आते हैं, टोटल आउटकम्स में से ही आते हैं। तो हमारा जो आउटकम्स है वो 8, वो टोटल आउटकम्स में ही प्रेजेंट नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। जब ऑप्शन ही नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो उसको क्या लिखोगे आप, 0। दिस इज योर स्टेप 2। अब स्टेप 3, आपको अप्लाई करना है फॉर्मूला। फॉर्मूला मतलब क्या है, जो प्रोबेबिलिटी का रूल है। प्रोबेबिलिटी का रूल क्या था, रेशो है। किस किस की रेशो थी, जो आपके फेवरेबल आउटकम्स होते हैं उनका रेशो किसके साथ, टोटल आउटकम्स के साथ। तो आपको अपने क्या याद रखने हैं, फेवरेबल आउटकम्स। कितने हैं फेवरेबल आउटकम्स, यहाँ पर आपके 0 डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, मतलब कितने निकले हैं आपके, 6। तो जब 0 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो नेचुरली किसी भी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करिए, आपको आंसर क्या मिलेगा, 0। इसका मतलब आपको आंसर क्या मिल रहा है, 0। और 0 का मतलब होता है इम्पॉसिबल, जो चीज हो ही नहीं सकती है। इसका मतलब पहला केस मिल गया आपको, दिस इज फर्स्ट केस। क्वेश्चन क्या था आपका, ये फर्स्ट क्वेश्चन इम्पॉसिबल वाला केस था। तो इम्पॉसिबल की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल की क्या होती है, 0 होती है। तो इसको याद रखना, जब कोई आपको इवेंट मिल ही नहीं रहा तो वो इम्पॉसिबल है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। तो प्रोबेबिलिटी आपकी स्टार्टिंग कहां से होती है, 0 से स्टार्ट होती है। सो प्लीज मेक अ नोट। अब मैं ऐसे ऐसे एक क्वेश्चन लूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इस पे रूल पे क्या रिजल्ट मिलेगा। सो प्लीज मेक अ नोट।
Now please look at the question number 2. Please read very carefully. A die is thrown. Find. आपने फिर क्वेश्चन वही डाइस को थ्रो किया गया है. Find the probability of getting a number less than 7. तो आपको फाइंड आउट करना है वो प्रोबेबिलिटी जिसका नंबर क्या मिले आपको, लेस देन 7 मिले. स्टेप वही 3 है. मैं स्टेप फिर से लिखूंगा ताकि आपको 2 या 3 बार लिखने से सारे स्टेप याद हो जाए. फिर हम क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे. इट्स वेरी इजी. तो अगेन मैं लिख रहा हूं सॉल्यूशन. स्टेप 1 लिख रहा हूं. स्टेप 1 क्या था, आपको टोटल आउटकम्स पता लगाने हैं. टोटल आउटकम्स. क्वेश्चन सेम है, डाइस को थ्रो किया गया है, तो टोटल आउटकम्स क्या मिलेंगे आपको, 6 1 2 3 4 5 6. so total outcomes is what, 6. second step is what, find the favorable outcomes. so step 2 is what, favorable outcomes. अब आप फेवर किसके में हो उसको देखिए ध्यान से. आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेस देन 7. 7 से छोटे वाले नंबर की. 7 से छोटा तो 6 भी होता है, 5 भी होता है, 4 भी होता है, 3 भी होता है, 2 भी होता है, 1 भी होता है. इसका मतलब जो हमारी ये केस है, ये सारे के सारे नंबर देखो लेस देन 7 है. इसका मतलब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेस देन 7. तो हमारे आउटकम्स कौन से निकल गए फेवर के, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है. सारे के सारे फेवरेबल आउटकम्स है क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी किसके निकालनी थी, लेस देन 7 की. तो काउंट करिए कितने आ गए, ये भी 6 आ गए. अब थर्ड स्टेप खुद करिए, अप्लाई द फॉर्मूला. सो प्लीज मेक अ नोट. नाउ अप्लाई थर्ड स्टेप. स्टेप थर्ड, प्रोबेबिलिटीज. किसकी प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, लेस देन 6 की. इसको यहां लिख सकते हो, ब्रैकेट में करके लिख सकते हो. इसका प्रॉपर फॉर्मेट है. यदि आप बोर्ड एग्जाम में कर रहे हो तो कैसे लिखोगे, प्रोबेबिलिटी लेस देन 7 इज व्हाट, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स. नाउ व्हाट इज फेवरेबल आउटकम्स, favorable outcomes is what, 6, and total outcomes is what, again 6. so 6 by 6 is what, 1. इसका मतलब देखिए इसमें जो आपके फेवरेबल आउटकम्स थे वो सभी के सभी इंक्लूड हो गए. जब सभी के सभी इंक्लूड हो गए, इससे ज्यादा तो आपके केस नहीं बन सकते. इससे ज्यादा कोई केस बन सकते हैं, नहीं बन सकते. इसका मतलब जो ये 1 प्रोबेबिलिटी मिली है, 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी भी कभी नहीं हो सकती. सो जो ये चीज आपका आंसर मिला 1, इसको क्या कहते हैं हम, श्योर इवेंट्स. ये जो क्वेश्चन है ये किस क्वेश्चन का बेस पे है, श्योर या सर्टेन इवेंट्स. तो याद रखिए जब आपको प्रोबेबिलिटीज निकालनी हो और उसमें फेवरेबल आउटकम्स सभी ऑप्शंस आ जाए जो टोटल आउटकम्स में अवेलेबल है, तो फेवरेबल आउटकम्स जब आपके टोटल आउटकम्स के इक्वल बन जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम, श्योर या सर्टेन इवेंट्स. तो ये क्वेश्चन किसका था हमारा, श्योर या सर्टेन इवेंट्स. और जब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करी तो हमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी मिली, 1. तो मैंने यहाँ क्या लिखा, 1. तो ये 1 क्या इंडिकेट करता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी. तो दिस इज व्हाट, दिस इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी. तो जब क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे कि बताइए कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है आपकी, 1. जब आपने स्टार्टिंग करा इम्पॉसिबल इवेंट्स में तो प्रोबेबिलिटी कितनी मिली थी आपको, 0. तो 0 से कम, 0 का मतलब क्या था, कोई भी केस नहीं मिला. तो आपके पास मिनिमम क्या हो सकता है, कोई भी केस ना हो. तो ये क्या है, मिनिमम है. तो इससे को नोट करिए क्या है ये, कि मिनिमम जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, 0 होती है. तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी इज 0 एंड मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज 1. अब जो बीच की रेंज रह गई वो रेंज क्या होती है, अनसर्टेन. सो अब हमें क्वेश्चन की कौन सा रेट करना है, अनसर्टेन का. सो प्लीज मेक अ नोट. अब आपको ये बता दिया कि मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 1 है, तो रेंज बिटवीन में लाई करेगी 0 या 1. तो मैं यहां ही लिख सकता हूं. तो जो प्रोबेबिलिटीज होती है वो 0 या 0 से बड़ी हो सकती है या 1 से छोटी हो सकती है, लेकिन ना तो 1 से बड़ी हो सकती है ना ही 0 से छोटी हो सकती है. तो प्रोबेबिलिटी की क्या रेंज होती है, 0 से 1. 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज करा है,
लेस देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल का साइन यूज किया है। सो प्लीज मेक अ नोट कंप्लीट। अब आप जो पेज देखेंगे क्वेश्चन की, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी आएगी और 1 से छोटी आएगी, तो हमारा ये कौन सा हो जाएगा, वो अनसर्टेन इवेंट। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3rd। अब मैंने इसमें बहुत सारे पार्ट लिए ताकि आपको अनसर्टेन का जो केसेस है जिसपे हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो क्लियर हो जाए। क्वेश्चन वही है, अ डाई इज थ्रोन। आपको पता है डाइस को थ्रोन करते हैं, तो मैं थोड़ा शॉर्टकट करूंगा क्योंकि अब आपको सारे स्टेप लिखने आ गए हैं। तो आपको पता है टोटल आउटकम्स इज व्हाट, इज 6 which is equal to what, 1 2 3 4 5 6। आई होप आपको समझ आ रहा है चीज। कितने आउटकम्स है हमारे, 1 2 3 4 5 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। 1 इज फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स क्या है आपके, देखिए पहला क्वेश्चन है इवन नंबर। अब इवन नंबर देखिए, इसमें इवन नंबर कौन से हैं, 2b 4b और 6b, 2 4 और 6। नाउ व्हाट इज आवर इवन नंबर, इज 2 4 6। प्रोबेबिलिटीज का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो आप यहाँ पर। जब फेयर नोटबुक में लिख रहे हो तो प्रॉपर नोटबुक्स प्रॉपर फॉर्मूले से अप्लाई करना है, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे क्योंकि हमें इतने बार बार वही स्टेप नहीं करने, रिपीट नहीं करने। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। अब देखिए फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने आए, 3, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6। सो 3/2 कितना होता है, 1/2, और 1 को 2 से डिवाइड करोगे आपको कितना मिलेगा, 0.5। अब 0.5 क्या है, 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से क्या है, छोटा है। तो आपका आंसर प्रोबेबिलिटी क्या मिली, 0 या 1 के बीच में मिली। ऐसे हम सभी क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट, ओड नंबर। तो टोटल आउटकम्स तो वही रहेंगे। अब फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए आपके, ओड नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5। अगेन प्रोबेबिलिटीज क्या मिली, कितने केसेस मिले आपको फेवरेबल आउटकम्स, 3। सो प्रोबेबिलिटीज ऑफ ओड नंबर इज व्हाट, फेवरेबल आउटकम्स 3 एंड टोटल आउटकम्स इज व्हाट, 6। सो 3/6 इज व्हाट, 1/2। तो आपको आंसर कितना मिला, 1/2। सो 1/2 अगेन कितना हो गया, 0.5, और 0.5 क्या है, अगेन लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3। आपको प्रोबेबिलिटी किसके निकालनी है, प्राइम नंबर। अब देखिए प्राइम नंबर, इसमें से कौन कौन से प्राइम नंबर है, 1 प्राइम नंबर होता है नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग कहां से होती है, 2 से। तो 2 3 और 5, 2 3 4 सॉरी 2 3 और 5 क्या है, आपके प्राइम नंबर है। तो टोटल आउटकम्स कितने आए, 3। अगेन प्रोबेबिलिटीज ऑफ प्राइम नंबर इज व्हाट, कितनी आ गई, फेवरेबल आउटकम्स 3, टोटल आउटकम 6, अगेन 1/2। अगेन आंसर इज व्हाट, 0.5। अगेन आंसर इज 0.5। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द फोर्थ पार्ट, कॉम्पोजिट नंबर। आपको पता है कॉम्पोजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 4 से, जो किसी की टेबल पे डिवाइड हो जाए। 1 और इटसेल्फ नंबर को छोड़ के जो किसी की टेबल पे डिवाइड होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर इज व्हाट, 4 और 6। तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ गए आपके, 2। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ कॉम्पोजिट नंबर इज इक्वल टू कितने केसेस आ गए, फेवरेबल आउटकम्स 2, टोटल आउटकम्स 6। 1/2 इज इक्वल टू 1/3, और 1 को 3 से डिवाइड करोगे आपका कितना आएगा, 0.333। इसका मतलब अभी भी वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से क्या है, स्मॉलर है। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द फिफ्थ पार्ट, नंबर लेस देन 5। मतलब
5 से लेस देन नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 से लेस हो गए, एक कंडीशन मिल गई। फिर कहता है कि ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े नंबर कौन से होते हैं? 3 4 5 6, क्योंकि 6 से ज्यादा नंबर हो नहीं सकते, क्योंकि हमारे डाइस पे 6 से ज्यादा नंबर है ही नहीं। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है? 3 एंड 4, 3 एंड 4। इसका मतलब वो नंबर बताइए जो 2 से तो बड़े हैं और 5 से छोटे हैं, तो कौन से नंबर बने वो? 3 एंड 4। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए? 3 4। कितने आउटकम्स आए? 2। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड। तो आपके फेवरेबल आउटकम्स जो 2 से तो बड़े हैं और 5 से छोटे हैं, तो क्या नंबर बने? 3 और 4। तो प्रोबेबिलिटीज निकालिए। प्रोबेबिलिटीज इज व्हाट? यहां ब्रैकेट में वही लिख सकते हो, नंबर लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 2। कितनी फेवरेबल आउटकम्स इज 2 एंड टोटल आउटकम्स इज 6। आंसर कितना मिला आपको? 1/3, और 1/3 मीन्स 0.33। अगेन भी कहता नंबर 0.33, सो नंबर इज अगेन 0 से बड़ा बट लेस देन 1। सो आपने इतने सारे क्वेश्चंस किए, आपने सभी क्वेश्चन में क्या देखा कि जो प्रोबेबिलिटीज है या तो 0 या 0 से बड़ी आ रही है, या 1 या 1 से स्मॉलर आ रही है। तो ये केस होता है जिसे आपको प्रोबेबिलिटीज दी जाए, बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज, और आपको ओड निकालनी जो गलत हो, वो कैसे निकाल सकते हो? इस रेंज को देखते हैं। आपको ये कि कोई प्रोबेबिलिटीज 1 से बड़ी दिखाई देती है तो आप कह सकते हो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ये 1 से छोटी दिखाई देती है, मतलब नेगेटिव में दिखाई देती है, तो वो भी कह सकते हो कि प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। तो इट्स वेरी इजी टू डिटरमाइन। तो आपने तीन ही केस पढ़े, एक सर्टेन, अनसर्टेन और एक श्योर। सो वी ऑल डिड विद एग्जांपल। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ प्लीज मेक अ लुक। अब हम केस कंसीडर करने जा रहे हैं इक्वल। सो इक्वल इज व्हाट? equally likely events. Equally likely events. So what are the equally likely events we have to do? Start. So समझिए कि क्या होते हैं equally likely cases. For example, equally का मतलब क्या होता है? Equal, and likely का मतलब same, इवेंट्स से, मतलब वो जो इक्वल इवेंट्स हो। इक्वल मतलब इक्वल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स, तो जिनके इक्वल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होते हैं उन्हीं को क्या कह देते हैं हम? इक्वली लाइकली इवेंट्स। इसको समझने के लिए जैसे मैं क्वेश्चन कंसीडर करता हूं, इस क्वेश्चन को समझिए और आपको पता चलेगा कि इट्स वेरी इजी। क्वेश्चन है अ कॉइन इज टॉस्ड। एक कॉइन को टॉस किया गया है। क्वेश्चन है आपका फाइंड द प्रोबेबिलिटी। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ अ इवेंट्स, उस इवेंट की, दैट गेटिंग अ हेड, that getting a head। क्वेश्चन देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कहा कि एक कॉइन को टॉस किया गया, मतलब आपने थ्रो किया गया है एक कॉइन को, और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसकी निकालनी है? ऑफ गेटिंग हेड, आपको हेड मिल जाए, ये आपको फाइंड आउट करना है। हम अपने उसी स्टेप से करते हैं और देखते हैं कि क्या आएगा, फिर आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा कि क्या है। आगे सबसे पहले वो इसको नोट करिए कि इक्वली लाइकली इवेंट्स कौन से होते हैं? जिनकी इक्वल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होते हैं, और दूसरा कह सकते हैं जिसकी इनकी इक्वल प्रोबेबिलिटीज होती है। इक्वल प्रोबेबिलिटीज इवेंट्स, तो वो इवेंट्स जिनकी इक्वल प्रोबेबिलिटीज होती है उन्हें क्या कहते हैं हम? इक्वली लाइकली इवेंट्स। वो आपको इस क्वेश्चन से समझ आ जाएगा। सो प्लीज मेक अ नोट। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने कॉइन को टॉस किया है, तो स्टेप 1 अप्लाई करते हैं फटाफट। स्टेप 1 इज व्हाट? टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने आएंगे?
जब कॉइन को टॉस करते हो तो दो ही केस आते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो आपके पास दो ही केस है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इसका मतलब टोटल आउटकम्स इज व्हाट 2। सेकंड इज व्हाट स्टेप 2 favorable outcomes. So now what are the favorable outcomes? Favorable outcomes, आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? गेटिंग अ हेड। तो हेड आपको कितना मिल रहा है? इन दोनों में से एक ही बार हेड मिल रहा है आपको, तो आपके फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या आई आपकी? प्रोबेबिलिटीज ऑफ हेड इज व्हाट? फेवरेबल आउटकम्स divided by total outcomes is what? Favorable outcomes 1 and total outcomes is what? 2. So answer is क्या? 0.5। आपका आंसर क्या आ गया? 0.5। तो अगेन द प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी है, 1 से स्मॉल है। सो प्लीज मेक अ नोट, क्योंकि अब मैं क्वेश्चन को चेंज करने जा रहा हूं, यहां पे ही चेंज कर देता हूं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, जहां पे ये क्वेश्चन फर्स्ट है एक पार्ट, अब यहाँ पे मैं सेकंड पार्ट लिख देता हूं। जहां पे क्या था? गेटिंग अ हेड। अब मैं एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूं। क्वेश्चन वही है, एक कॉइन इज टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। एक तो था गेटिंग अ हेड और दूसरा क्या है? गेटिंग अ टेल। गेटिंग अ टेल, तो आपको टेल की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो पहला आंसर हमारा ये आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ये आपका फर्स्ट पार्ट था, अब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। जबकि कॉइन था तो टोटल आउटकम्स तो वही रहेंगे, हेड और टेल। तो फेवरेबल आउटकम्स चेंज रहेंगे हमारे। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं? टेल। टेल का आउटकम्स कितना है इन दोनों में से? एक ही बार टेल आया हुआ है। तो आउटकम्स इज व्हाट? टेल ओनली 1। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ टेल क्या है आपकी? फेवरेबल आउटकम्स इज 1 एंड टोटल आउटकम्स इज व्हाट? 2। अगेन 0.5। तो अब ध्यान से देखिए, यहां भी प्रोबेबिलिटीज ऑफ हेड कितने मिली? 0.5। यहाँ प्रोबेबिलिटीज ऑफ टेल भी कितनी मिली? 0.5। इसका मतलब क्या है? दोनों की प्रोबेबिलिटीज इक्वल है। तो आप क्या कह सकते हो कि जो हेड और टेल है आर इक्वली लाइकली इवेंट्स है। मैं यहां लिख देता हूं। तो आपका रिजल्ट क्या मिला? कंक्लूजन। तो आपका कंक्लूजन क्या है? हेड एंड टेल are equally likely events। सो हेड एंड टेल्स क्या है आपके? इक्वली लाइकली इवेंट्स है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अब इसी के लिए मैं एक और बेसिक एग्जांपल लेने जा रहा हूं, ताकि आपको ये इक्वली लाइकली का कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह क्लियर हो जाए। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ प्लीज लुक एट द क्वेश्चन। अ डाइस इज थ्रोन, आपने एक डाइस को थ्रो किया गया है। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑफ अ नंबर। किस नंबर की? पहला क्वेश्चन है इसमें 1 नंबर की, सेकंड क्वेश्चन में 2 नंबर की, थर्ड क्वेश्चन में 3, ऐसे कैसे 6 क्वेश्चन करने हैं। तो सेम करिए। अभी देखिए, सबसे पहले मैं लिख देता हूं टोटल आउटकम्स। तो आपको पता है टोटल आउटकम्स, डाइस को थ्रो किया गया है तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे? 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम अपना क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं, फेवरेबल आउटकम्स। तो आपके फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? आपको क्या नंबर चाहिए? 1। तो 1 कितनी बार आ रहा है इसमें? एक ही बार 1 है, इसका मतलब आपका 1 ही काउंट होगा। तो टोटल आउटकम्स यहाँ पे कितने मिले आपको? 6। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपको? 1। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग 1 की क्या प्रोबेबिलिटीज है? फेवरेबल आउटकम्स इज व्हाट? 1 एंड टोटल आउटकम्स इज व्हाट? 6। तो आंसर क्या मिला आपको? 1/6 मिला। अब आपको दिखाई दे रहा है ऐसे सेकंड केस के बारे में करते हो तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए आपके? 2। थर्ड केस में बात करोगे तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 3। मतलब नंबर क्या मिल रहा है? आप देखो ध्यान से, पहले सेकंड पार्ट की बात करते हैं। फेवरेबल आउटकम्स, अब फेवरेबल आउटकम्स क्या है? आपको नंबर चाहिए 2, ये नहीं कि 2 नंबर चाहिए। आपको नंबर जिसका वैल्यू कितनी हो? 2 हो। तो वो तो एक ही बार आया हुआ है, इसका मतलब 2। कितने आउटकम्स बने? एक ही बने। तो अगेन ऑफ गेटिंग नंबर 2
तो हमें नंबर 2 मिलने की प्रोबेबिलिटीज कितनी हो गई? फेवरेबल आउटकम्स इज व्हाट 1 एंड टोटल आउटकम्स इज व्हाट 6, अगेन 1/6। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ भी 1/6 है, यहाँ भी 1/6 है। अब चाहे क्वेश्चन आप थर्ड कर लो, 4, 5, 6, सभी पे आपको क्या मिलेगी? 1/6 मिलेगी। तो इससे क्या पता चल रहा है? जो प्रोबेबिलिटीज है ऑफ ईच नंबर की इज सेम, सो द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ईच नंबर इन अ डाइस आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो अभी मैं इसको लिखता हूं। तो सबसे पहले क्या है, यहां मेंशन कर देते हैं कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन मिल रहा है? कि जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग ईच नंबर, सभी नंबर की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग ईच नंबर इज सेम, सो these are equally likely events. So these are equally likely events. So these are what? Equally likely events. I hope आपको समझ आया होगा कि मीनिंग क्या होता है equally likely events का, क्योंकि ये टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कईयों को ये ही नहीं पता होता कि equally likely events होते क्या है। So please make a note. अब हम बात करते हैं इक्वली लाइकली की। अब नॉट इक्वली लाइकली क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे? फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, आप ध्यान से रीड करिएगा उसके बाद। ए बैग कंटेन 4 रेड बॉल्स, 5 ग्रीन बॉल्स एंड 2 व्हाइट बॉल्स। Find the probability फर्स्ट पार्ट कहता हूं मैं गेटिंग, या इसमें एक पार्ट और लिखता हूं 1 बॉल इज ड्रॉन, इसमें एक पार्ट और ऐड करने जा रहा हूं मैं। A bag contain 4 red balls, 5 green balls, 2 white balls. 1 ball is ड्रोन। ड्रोन का मतलब क्या होता है? निकालना। आपने एक बॉल निकाली। फाइंड द प्रोबेबिलिटीज, पहला पार्ट है ऑफ रेड बॉल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग, पहला है रेड बॉल्स, सेकंड पार्ट है ग्रीन बॉल्स, थर्ड पार्ट है व्हाइट बॉल। अब ये क्वेश्चन है, अभी आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर हो गया कि क्वेश्चन क्या है कि एक बैग में 4 रेड बॉल्स है, 5 ग्रीन बॉल्स है, 2 व्हाइट बॉल्स है, उसमें से एक बॉल आपने ड्रॉ की गई है और आपको प्रोबेबिलिटीज बतानी है कि पहला क्वेश्चन है उसमें रेड बॉल्स की, सेकंड में ग्रीन बॉल्स के, थर्ड में व्हाइट बॉल की। तो क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। स्टेप वही है हमारे। हम अपना पहला स्टेप क्या करते थे? स्टेप 1 आपको टोटल आउटकम्स लिखने हैं, टोटल आउटकम्स। अब यहां देखिए टोटल आउटकम्स कितने हैं, जितनी बॉल्स है, क्योंकि आपको एक बॉल निकालनी है तो वो बॉल तो उसके पास, आपके पास निकालने के लिए कितनी बॉल्स अवेलेबल है, टोटल अवेलेबल बॉल्स ही क्या होती है? आपके टोटल आउटकम्स होती है। तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 4 + 5 + 2। सो 4 + 5 + 2 = व्हाट? 11। तो आपके पास टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 11। अब हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट पार्ट, फेवरेबल आउटकम्स। अब आप देखिए ध्यान से, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? आपको रेड बॉल निकालनी है तो रेड बॉल के कितने ऑप्शन है आपके पास? रेड बॉल तो 4 है, इसका मतलब आपके पास ऑप्शन कितने हैं? 4। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 4। तो आप प्रोबेबिलिटीज निकालिए, प्रोबेबिलिटीज ऑफ रेड बॉल, फॉर्मूला वही है, फेवरेबल आउटकम्स इज व्हाट? 4, टोटल आउटकम्स इज व्हाट? 11। तो आपका आंसर कितना आ गया? 4/11। सेकंड पार्ट करिए, बैग तो वही है तो टोटल आउटकम्स तो सेम ही रहेंगे, सिर्फ चेंज क्या होगा? फेवरेबल आउटकम्स। सेकंड पार्ट करिए, फेवरेबल आउटकम्स। अब क्या निकालनी है आपने? ग्रीन, और ग्रीन बॉल कितनी अवेलेबल है? 5।
सो प्रोबेबिलिटीज ऑफ ग्रीन बॉल, फेवरेबल आउटकम्स इज व्हाट 5 एंड टोटल आउटकम्स इज व्हाट 11। तो आपको आंसर कितना मिला 5/11, यहाँ से कितना मिला था 4/11। थर्ड केस और करिए। थर्ड केस है फेवरेबल आउटकम्स किसके निकाल रहे हैं, व्हाइट बॉल्स की। व्हाइट बॉल्स कितनी हैं 2, तो फेवरेबल आउटकम्स आपके 2। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ व्हाइट बॉल कितनी मिली आपको, फेवरेबल आउटकम्स 2, टोटल आउटकम्स 11। तो प्रोबेबिलिटीज आपको मिली 2/11। तो ध्यान से देखिए तीनों केस में इसकी प्रोबेबिलिटीज कितनी है 4/11, इसकी 5/11, इसकी 2/11। क्या सबकी प्रोबेबिलिटीज इक्वल है, नहीं, इक्वल नहीं है। तो ये क्वेश्चन कौन सा हुआ, इक्वली सॉरी नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स। आई होप आपको दोनों मीनिंग क्लियर होंगे कि जिसकी प्रोबेबिलिटीज इक्वल होती है उसको इक्वली लाइकली, जिसकी प्रोबेबिलिटीज इक्वल नहीं आती इवेंट्स की उसको कहते हैं नॉट इक्वली लाइकली। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो आपको आई होप आपको समझ आया होगा। आपको समझ आया तो एक बार इसको प्लीज मेक अ नोट, क्योंकि अभी इसी में मैं कुछ नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करूंगा। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। अब ध्यान दीजिए, अब हम एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, वो है सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में मैं क्या ले रहा हूं, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल इवेंट्स। जो आप जितने इवेंट्स लेते हो उन सब इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटीज है, टोटल प्रोबेबिलिटीज वो कितनी होती है उसको देखना है ध्यान से। अभी हमारा यही क्वेश्चन था, हमने यहाँ पे 3 इवेंट्स करे, कौन कौन से, क्योंकि हमारे पास रेड बॉल्स थी, ग्रीन बॉल्स थी और व्हाइट बॉल्स थी। यदि हम इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज का सम करें तो हमें क्या मिलता है। अब हमारा यही क्वेश्चन है कि हमें आपको फाइंड आउट करना है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज कि क्या होती है। यदि हम सबका सम कर दे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, उसको ध्यान से देखिए। मैं क्या क्या कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटीज ऐड कर रहा हूँ किसकी, रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटीज ग्रीन बॉल प्लस प्रोबेबिलिटीज व्हाइट बॉल। इन सबको आप ऐड करिए और अब चेक करते हैं आंसर क्या मिलता है। प्रोबेबिलिटीज ऑफ रेड बॉल इज व्हाट, कितनी थी आपके पास 4/11, सो वी गेट 4/11 प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ ग्रीन बॉल इज व्हाट 5/11, आपका आंसर आ गया 5/11। नाउ प्रोबेबिलिटीज ऑफ व्हाइट बॉल इज व्हाट 2/11। आप ऐड करिए, एलसीएम इज व्हाट 11, सो 4 + 5 + 2 4 5 2 9 11 11/11 कट के क्या मिला आपको 1। इसका मतलब यदि आपके पास प्रोबेबिलिटीज आप इवेंट्स की निकालते हो तो सारे इवेंट्स का सम करते हो तो प्रोबेबिलिटीज क्या मिलेगी आपको 1 मिलेगी। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कुछ प्रोबेबिलिटीज को विदाउट कैलकुलेशन आप डिटरमाइन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो उसको आप देखेंगे। सबसे पहले आपका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे आपके 3 कॉन्सेप्ट है यहाँ, रेड बॉल, व्हाइट बॉल्स एंड ग्रीन बॉल्स। तो आपने तीनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करा, आपको आंसर कितना मिला 1 मिला। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ, आपको और बेटर वे से इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। फिर मैं एक और एग्जांपल इसके लिए कंसीडर करूंगा। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। अगेन रिवाइज कर, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट्स इज 1। प्लीज मेक अ नोट। अब ध्यान दीजिए, जब हमने जो कॉन्सेप्ट रीड कर लिया सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, इसका हम शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं। अब हमने क्या नोट करा, जो प्रोबेबिलिटीज ऑफ रेड बॉल्स थी प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ ग्रीन बॉल्स प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ व्हाइट बॉल इज इक्वल टू क्या होती है 1 होती है। आपने सपोज करा आपको प्रोबेबिलिटीज ऑफ रेड बॉल पता है, आपको प्रोबेबिलिटीज ऑफ ग्रीन बॉल पता है और आपको निकालने क्या है प्रोबेबिलिटीज ऑफ व्हाइट बॉल। जैसे क्वेश्चन ये है, ये मैं आपको देता हूँ, तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ रेड बॉल जो है वो 5/11 है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ जो ग्रीन बॉल है वो 4/11 है। तो आपका क्वेश्चन है फाइंड करिए प्रोबेबिलिटीज ऑफ व्हाइट बॉल। ये आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ आ गया। आपको पता है क्या पता है, वी नो
कि हमारे पास तीन ही इवेंट्स थे, रेड बॉल्स के, ग्रीन बॉल के, व्हाइट बॉल के, तो तीनों इवेंट का प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ वैल्यू पुट करिए। रेड की प्रोबेबिलिटीज आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है, 5/11, प्लस में ग्रीन बॉल की भी गिवन है 4/11, प्लस में प्रोबेबिलिटीज ऑफ व्हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, किसके इक्वल आएगा, 1 के। ये कितना बन गया, 4 + 5 9/11, इसको मूव कर दीजिए, ये 9/11 प्लस में प्रोबेबिलिटीज ऑफ व्हाइट बॉल इज इक्वल टू 1। अब जब इसको सॉल्व करिए, प्रोबेबिलिटीज ऑफ व्हाइट बॉल किसके इक्वल आ जाएगा, 1 - 9/11 को लेफ्ट साइड में लेके जाओगे, क्या बन जाएगा, 1 - 9/11। सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2/11। और आपने यहाँ नोट भी करा, क्या आंसर आएगा, 2/11। तो ये क्या है, एक कॉन्सेप्ट है जिससे आपको यदि किसी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज पता है और किसी की नोट के निकालनी है तो आप इससे आप निकाल सकते हैं। 1 माइनस करके जिसकी आपको पता है उसको माइनस कर दीजिए, तो जिसकी नहीं पता उसकी प्रोबेबिलिटीज क्या है आपको फाइंड आउट हो जाएगी। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, नहीं भी आई तो कोई डोंट वरी, आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर दिस। अ कॉइन इज टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज। आपको दो क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट इज व्हाट, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग हेड, एंड सेकंड पार्ट इज व्हाट, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग टेल। सो कैसे करेंगे, स्टेप 1 इज सेम, टोटल आउटकम्स। अब टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, एक कॉइन को टॉस करने से आपको दो ही केस मिलते हैं, या तो आपको हेड मिलता है या आपको क्या मिलेगा, टेल। हेड या टेल, आपको सिर्फ दो ही केस मिलेंगे, हेड या टेल। अब समझिए, अब हम पहला केस निकाल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 किसकी फेवरेबल आउटकम्स की बात करते हैं, और किसके लिए, हेड के लिए। अब हेड के फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, दोनों में से एक ही है, तो आपका फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, हेड 1, जबकि टोटल आउटकम्स कितने हो गए आपके 2। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग हेड, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, favorable outcomes is what, 1 and total outcomes is what, 2। तो आपको आंसर क्या मिला, 1/2। अब क्वेश्चन यही था कि मैं सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज को डिफाइन करना चाहूँ, तो अब सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज की हेल्प से आपको टेल की प्रोबेबिलिटीज निकाले बिना ही आपको इनकी हेल्प से टेल की प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी है। कैसे करनी है आपको पता है, जब कॉइन को टॉस करते हो या तो हेड आता है या टेल आता है, तो क्या यूज कर सकते हो, यहाँ पे आप सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, यहां कौन कौन से केस है, एक हेड और टेल, इसका मतलब प्रोबेबिलिटीज ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ टेल किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होता है। आपको पता है सबका इवेंट्स का सम कितना होता है, 1 होता है। अब आपको किसकी प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, टेल की, तो हेड को राइट साइड में मूव कर दीजिए। So probabilities of tail is equal to what, 1 minus probabilities of head। और आपको पता है 1 minus probabilities of head कितनी है, probabilities of head is 1/2। So 1 में से 1/2 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो आपकी प्रोबेबिलिटीज क्या आ गई, 1/2। इसको वेरीफाई करना है, कर लीजिए। फेवरेबल आउटकम्स टेल के केस में कितने हुए, 1, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 2। तो प्रोबेबिलिटीज क्या मिल रही है आपको, 1/2। और यहां से चेक कर लीजिए, आपका आंसर भी क्या है, 1/2 है। इसका मतलब आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, प्रोबेबिलिटीज ऑफ हेड प्लस में प्रोबेबिलिटीज ऑफ टेल किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब इसको हम पर्टिकुलर जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज का मतलब जरूरी नहीं है कि कॉइन हो, हेड या डाइस हो या कार्ड्स हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप सबसे सिंपल समझिए, देखिए इस डेफिनेशन को थोड़ा मैं मॉडिफाई करके लिखूंगा, पहले प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। आप ध्यान से समझिए, आपने क्या लिखा था, प्रोबेबिलिटीज ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ टेल इज इक्वल टू 1। अब मैं इसको थोड़ा जनरलाइज केस में बनाऊंगा कि जरूरी ना हो कॉइन हो, डाइस हो, कार्ड्स हो, कुछ भी हो सकता है केस। तो उसको लिए जनरलाइज कैसे बनाया जाए, आप देखिए ध्यान से, मैं बनाने जा रहा हूं इसको, प्रोबेबिलिटीज ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ टेल, ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है।
अब मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ, इसकी डेफिनेशन को थोड़ा चेंज करता हूँ। ये प्रोबेबिलिटीज ऑफ हेड है और ये प्रोबेबिलिटीज ऑफ टेल है। टेल को मैं दूसरे लैंग्वेज में लिख सकता हूँ नॉट हेड, नॉट हेड। अब नॉट हेड का मतलब क्या है? हेड नहीं है। हेड नहीं है तो ऑब्वियसली क्या होगा? टेल होगा। तो इसलिए मैं टेल को लिखने की वजह इसकी डेफिनेशन को थोड़ा चेंज कर दूं, नॉट हेड। तो बात तो एक ही है ना कि नॉट टेल और नॉट हेड, बात तो एक ही है। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? वन लिख सकता हूं। डेफिनेशन वही है, स्टेटमेंट वही है, लिखने का भी क्या कर दिया? चेंज कर दिया। अब इसको और चेंज कर रहा हूं, ये प्रोबेबिलिटीज ऑफ हेड है और ये प्रोबेबिलिटीज ऑफ नॉट हेड है। और नॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बार का साइन यूज करते हैं। बार कैसे? ये हेड का नोट है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, हेड, और ऊपर ये निशान लगाते हो तो ये किसका बन जाता है? नोट का। तो ये इसके नोट का साइन आ गया। किसके इक्वल आ गया? ये 1 के इक्वल आ गया। अब इसको थोड़ा जनरलाइज केस बना दो। अब मैं हेड और टेल को हटा देता हूं क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। इसको मैं कोई भी नाम देता हूं, अल्फाबेट A B C D कुछ भी दे देता हूं। तो ये क्या बन जाएगा? मैं इसे ई नाम दे देता हूं। ई का मतलब हो गया इवेंट। इवेंट हेड का भी हो सकता है, इवेंट टेल का भी हो सकता है। तो ये ई है, तो ये क्या बन गया? हेड के नो, मतलब ई का नोट, सो ई नोट किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये एक आपका जनरलाइज्ड केस हो गया कि प्रोबेबिलिटीज ऑफ किसी के इवेंट की प्रोबेबिलिटीज प्लस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटीज, उन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो आपको आंसर क्या मिलता है? 1 मिलता है। आप नोट कर लीजिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा था एग्जाम में 1 मार्क्स का। सो प्लीज मेक अ नोट। समझिए इसको, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटीज, उन दोनों को यदि ऐड कर दिया जाए तो उसका आंसर क्या बनता है? 1 बनता है। ये प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन को कहते हैं। सो प्लीज मेक अ नोट वेरी केयरफुली। मैं जनरलाइज क्वेश्चन कंसीडर कर रहा हूं। टेक अ लुक कि सपोज कहता है आपसे इफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ E इज इक्वल टू है 1/3 और आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटीज ऑफ E नॉट। क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ नॉट E। क्वेश्चन को दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। अब आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ P या P नॉट में क्या रिलेशन होती है, उनका सम क्या होता है? आप लिख सकते हो वी नो दैट। आपको क्या पता है कि प्रोबेबिलिटीज ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ E नॉट किसके इक्वल होता है? ये 1 के इक्वल होता है। तो वैल्यू पुट करिए। P ऑफ E की वैल्यू कितनी है? 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ E नॉट आपको फाइंड आउट निकालने इज इक्वल टू 1। मूव कर दीजिए इसको राइट हैंड साइड, वी गेट प्रोबेबिलिटीज ऑफ E बार इज इक्वल टू 1 - 1/3। तो अब इसको एलसीएम लेके आप सोल्व करते हो तो क्या आ जाएगा? ये 3 - 1 इट मीन्स 2/3 आपका आंसर आ गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। वैसे तो ये क्वेश्चन क्या था, आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, पेन यूज करने की जरूरत नहीं थी। ये तो मैंने आपको ये एग्जाम में अटेम्प्ट करने के तरीके से बताया। अदरवाइज ये क्वेश्चन जैसे 1 सेकंड का ही था। कैसे था? जब आपको कोई प्रोबेबिलिटी दी जाती है जो उसके नोट के निकालने, तो उसको 1 में से माइनस करते हैं। जब इसको 1 में से माइनस करेंगे, 1 - 1/3 क्या होता है? 2/3। तो आपका आंसर डायरेक्ट ही आ गया 2/3। सो आई एम also taking another example, so please make a note. Now look at the question. If probabilities of E आपको 0.7 गिवन है, आपको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटीज ऑफ E नॉट। कैसे करोगे? डायरेक्ट आपके पास आंसर है प्रोबेबिलिटीज ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ E नॉट इज इक्वल टू व्हाट? 1। सो प्रोबेबिलिटीज ऑफ E इज व्हाट? 0.7 और आपको प्रोबेबिलिटीज ऑफ E नॉट आपको फाइंड आउट करनी है विच इज इक्वल टू 1। मूव कर दीजिए इसको, वी गेट 1 - 0.7। सो आंसर क्या आ गया आपका? 0.3। इट्स वेरी सिंपल। अब क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके पूछा जाए तो क्वेश्चन क्या होगा? देखिए ध्यान से क्वेश्चन। इफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ E नॉट, या क्वेश्चन में गिवन है
प्रोबेबिलिटीज ऑफ नॉट ई। अब जरूरी नहीं है हर बार ई मिले, आप कोई दूसरा लेट कर लीजिए, मैं इसको मान लेता हूँ ए मान लेता हूँ, क्योंकि ए भी इवेंट है ई भी इवेंट है, कोई भी अल्फाबेट यूज हो सकता है। आपको ये दे देता है 0.75 या 0.6, 0.6 आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए। अब इसका उल्टा हो गया, करना वही है, रूल क्या था कि प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए नॉट किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए आपको फाइंड आउट करना है, ए नॉट आपको दिया हुआ है 0.6, किसके इक्वल है 1, तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए कितना आ गया 1 माइनस 0.6, आपका आंसर आ गया 0.4, ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। सो प्लीज मेक अ नोट। सो आई होप आपको एंजॉय किया होगा इस वीडियो से। सो हमने इस लेक्चर में क्या करा है, पार्ट 1 में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द प्रोबेबिलिटीज रीड की है, इसके क्या 2-3 प्रॉपर्टीज रीड करी है, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, डिफरेंट केसेस होते हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू आवर नेक्स्ट पार्ट मैं डिस्कस करूंगा वेरी डिटेल में। तो आपको रियली में ये वीडियो अच्छी लगी और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं सारे रिगार्डिंग द प्रोबेबिलिटीज, तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल एज यू कैन डू। तो शेयर कर सकते हैं आप इसको विद योर फेसबुक आईडी और वट एवर द आईडीज। सो वी विल मीट वेरी सून विद टेक अ न्यू वीडियो। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ थोड़ा सा हाईलाइट करा देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्ड्स के बारे में कि कार्ड्स क्या होता है, डिफरेंट कार्ड्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज कैसे कैसे डिफरेंट से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि डाइज है, 1 डाइज है तो 2 बन जाए, 3 डाइज 4 डाइज बन जाए तो केसेस कैसे निकालोगे प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही कॉइन्स 1 कॉइन्स 2 कॉइन्स 3 कॉइन्स, इनके सिंपलेस्ट वे नंबर ऑफ केसेस कैसे निकाल सकते हो, टोटल आउटकम्स कैसे निकाल सकते हो इवन वेरी फास्ट। तो ये सब चीज डिस्कस करेंगे हम इन नेक्स्ट लेक्चर। सो प्लीज मेक अ नोट।